मैं गिरफ्तार होकर ट्रेन में बैठा हुआ था। तिरुचिरापल्ली का एजेंट सीट पर सो रहा था। ट्रेन आगे खिसकने लगी। एक स्टेशन आया जहां ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। पुलिस इंचार्ज ने खिड़की में से सर निकाल कर देखा। गार्ड पहले ही बाहर जा चुका था। 10 मिनट बाद ट्रेन रवाना हो गई। पुलिस इंचार्ज ने गार्ड से तमिल जबान में पूछा कि गाड़ी तिरुचिरापल्ली राइट टाइम पर पहुंचेगी। गार्ड ने अपनी घड़ी देखकर कहा 10 मिनट इस जगह लेट हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ड्राइवर लेट निकाल लेगा। हम सुबह 4 बजे तक तिरुचिरापल्ली पहुंच जाएंगे। गार्ड ने बताया कि इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। पुलिस इंचार्ज ने पूछा अब किस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। वो बोला अब जोलरपट्टा जंक्शन आएगा, मगर ये अभी काफी दूर है। ट्रेन 12 बजे रात वहां पहुंचेगी। पहले गोदावरी दरिया आएगा। मेरे कान खड़े हो गए। मेरा टारगेट गोदावरी दरिया होना चाहिए। अगर मैं दरिया के अलावा किसी जगह खुश्की पर खिड़की में से कूदता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाने का खतरा था, क्योंकि यहाँ ट्रेन के दोनों जानिब रेत ही रेत थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो पुलिस इंचार्ज पर नींद ने दोबारा हमला कर दिया। उसके बाद सिपाही भी ऊँघने लगा। मैंने हथकड़ी में से हाथ निकालने की जिद्दोजहद तेज कर दी। लोहे का कड़ा मेरी हथेली के उभार की हड्डी पर जाकर रुक जाता था। मैं जोर लगा लगा कर कड़े को हड्डी से आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। हथकड़ी वाला बायां हाथ सांप की तरह हरकत कर रहा था। आधे घंटे की सर तोड़ कोशिश और हथेली की हड्डी वाले उभार को जख्मी कर लेने के बाद अचानक मेरा हाथ कड़ी से निकल आया। मैंने पुलिस इंचार्ज, सिपाहियों और तिरुचिरापल्ली एजेंट का जायजा लिया। सब लोग ऊँघते ऊँघते गर्दनें ढलकाए सो रहे थे। कंपार्टमेंट में सामने वाली खिड़की खुली थी। ताजा हवा बराबर अंदर आ रही थी। मैंने इंतहाई एहतियात और आहिस्तगी के साथ अपनी खिड़की के शीशे को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। उस खिड़की से हवा दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानिब वाकई खुली खिड़की से आती हुई हवा में घुल मिल गई थी। अगर मैं एकदम से खिड़की का शीशा नीचे कर देता तो हवा के नागहानी शोर से उन लोगों की आंख खुल सकती थी। हवा का रुख कुछ ऐसा था कि खिड़की से टकरा कर पीछे की तरफ जा रही थी। मैंने हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर अपना आप खुली खिड़की के आगे कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझे दरिया का इंतजार था। इतना मुझे याद था कि मद्रास से मंडापम की तरफ जाते हुए रास्ते में जो भी दरिया आता है उसका पुल ऊपर से खुला था। चूंकि ये दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था, इसलिए उन पर खुले पुल डाले गए थे। ये बात मेरे हक में जाती थी, वरना मैं आहनी जंगलों से ढके हुए पुल पर से कभी ना कूद सकता। मैंने दिल में खुदा से दुआ मांगी कि मेरी मदद करे। मैंने हथकड़ी से अपना हाथ निकाल कर रखा था। 10 मिनट बाद दरिया आ गया और ट्रेन एक खास आवाज के साथ दरिया के पुल से गुजरने लगी। मैं इसी इंतजार में था। मैंने गर्दन निकाल कर नीचे देखा। अंधेरे में दरिया का चौड़ा पार्ट धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं खुदा का नाम लेकर उठा और खिड़की से बाहर कूद गया। चूंकि ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा था, इसलिए हवा का शदीद दबाव पीछे से आगे इंजन की तरफ था। खिड़की से गिरते ही दाएं जानिब से हवा का शदीद थपेड़ा मेरे जिस्म से टकराया और उसने मुझे आगे उछाल दिया। मैं पुल से थोड़े ही फासले पर दरिया में जा गिरा और ठंडे पानी में नीचे ही नीचे उतरता चला गया। फिर मैं हाथ पांव मारता हुआ दरिया की सतह पर आ गया। मैं पुल की दूसरी तरफ आ चुका था। मैंने पुल की तरफ देखा। ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे लगी हुई सुर्ख बत्ती की रोशनी मुझे ऐसी लगी जैसे एक जगह ठहर गई हो। मेरी छलांग लगाते ही यकीनन मुहाफिज बेदार हो गए होंगे और उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच दी होगी, मगर दरिया की लहरें मुझे तेजी से आगे ही आगे बहाए ले जा रही थी। मैंने बहाव के साथ तैरना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में पिस्तौल के 2 धमाके सुनाई दिए, लेकिन मैं उन लोगों की पहुंच से बाहर निकल चुका था। अब रात का अंधेरा था। दरिया की सैलाबी लहरें थीं और मैं था। मौत के मुंह से बचने के लिए मेरे अंदर एक नया वलवला पैदा हो गया। दरिया में तैरना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी और फिर सैलाबी दरिया की लहरें मुझे तैरने में बेहद मदद दे रही थी। मैं दरिया की लहरों पर सीधा और बेहिस होकर लेट गया और सांस खींचकर फेफड़े फुला लिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। इसे हम मुर्दा पैराकी कहा करते थे, यानी पानी की लहरों पर मुर्दे की तरह तैरना। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये दरिया आगे किधर जाता है और कहां से गुजरता है। सिर्फ इतना मालूम था कि ये जुनूबी इलाका है और समंदर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है सुबह होने तक मैं समंदर के धाने पर पहुंच जाऊं। मुझे उस मकाम से पहले पहले दरिया से निकल जाना चाहिए था। दरिया की हैजानी लहरों की रफ्तार काफी तेज थी। इन उठती बैठती डोलती लहरों के सीने पर किसी लाश की तरह तैरते हुए मेरी आंखें आसमान पर चमकते सितारों को देख रही थी। इस तरह तैरने से सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें घुमाकर किनारों की तरफ देखा। मैं दरिया के वस्त में था और किनारों की गहरी लकीर तारीकी में काफी दूर नजर आ रही थी। मैंने किनारे पर जाने की कोशिश न की। रात गुजरती जा रही थी। देखते ही देखते सितारों ने ढलना शुरू कर दिया। मुझे दरिया की लहरों पर बहते हुए 2-2.5 घंटे गुजर गए। फिर मशरिक में सुबह काजिब की फीकी फीकी रोशनी की झलक उठी। मैंने महसूस किया कि दरिया का पाट भी चौड़ा होने लगा है। दरिया से निकलने का वक्त आ गया था। मैंने दरिया में एक डुबकी लगाई और अपना रुख मशरिक की तरफ करके किनारे की जानिब तैरना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल ताजा दम था। सिर्फ ठंडे पानी से मेरे आज़ाद सर्द हो गए थे। तेज तेज बाहें चलाने से मेरा खून गर्म हो गया। दरिया का किनारा अंधेरे में एक लंबी लकीर की तरह था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जूं जूं मैं आगे बढ़ रहा था, किनारे की लकीर मोटी और चौड़ी होने लगी थी। मौजों का बहाव अब भी तेज था। मेरा रुख बार बार दरिया के वस्त की तरफ हो जाता था। सुबह के उजाले में मुझे दरिया किनारे नारियल के स्याह खाके नजर आने लगे। मैं जाफिशानी से तैरता चला जा रहा था।
अचानक मेरे हाथ बांस के एक छप्पर पर पड़े। ये किसी झोंपड़ी की छत का हिस्सा था जो सैलाब में कहीं पीछे से बहता चला रहा था। मैंने अपना आधा जिस्म उस पर गिरा दिया और अपने दाएं हाथ को चप्पू की तरह चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं दरिया के किनारे जा लगा। यहाँ जमीन दलदली थी। सबसे ज्यादा खतरा सांपों का था। मैं दलदली किनारे से निकलकर ऊपर सूखी जगह पर पहुंच गया। यहाँ नारियल के झुंड दूर तक चले गए थे। मैं खुश्क जमीन पर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं थक कर चूर हो गया था, लेकिन जान बच जाने पर खुदावंदे करीम का शुक्र अदा कर रहा था। सूरज निकलने से पहले की काफूरी रोशनी में मैंने निगाह दौड़ाकर इर्द गिर्द देखा। ये एक गैर आबाद और वीरान इलाका था। मैं उठकर दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते सुबह हो गई। सूरज निकल आया। आगे मुझे कुछ फासले पर दरिया के किनारे माहीगीरों की कश्तियां बंधी हुई नजर आईं। यहाँ दरख्तों के नीचे कुछ झोंपड़ियां भी थीं। मैं किनारे से उतरकर उस रुख पर चलने लगा कि इन झोंपड़ियों से कुछ फासले से होकर गुजर जाऊं। यहाँ जमीन कहीं रेतली और कहीं सूखी थी। जंगली घास उगी हुई थी। मैं माहीगीरों की झोंपड़ियों को पीछे छोड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। आगे फिर ताड़ और नारियल के दरख्त शुरू हो गए। मेरे गीले कपड़े अब सूख गए थे। चलने से जूतों में रेत भर गई थी। एक जगह मैंने स्याह नाग देखा। वो फन उठाए एक ढेरी के पास फुनकारे मार रहा था। मैं चुपके से आगे निकल गया। कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। दरख्तों का एक झुंड खत्म होता तो दूसरा झुंड शुरू हो जाता। धूप तेज हो रही थी। मैंने जैकेट उतारकर कांधे पर रख ली। मेरी कोशिश थी कि इस इलाके से जितनी भी दूर निकल सकूं निकल जाऊं। आखिर मैं थक गया और एक जगह छालिया के दरख्त से टेक लगाकर सस्ताने लगा। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैंने सर उठाकर देखा। जहां मैं बैठा था वहां नारियल का कोई दरख्त नहीं था। मैं जुनूब मशरिक की तरफ जा रहा था। जुनूबी इलाका 90% बंजर और गैर आबाद था। कुछ देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल दिया। मैं अब एक नया मंसूबा बना चुका था। मंसूबा ये था कि मैं भारत के जुनूबी साहिल के आखिरी बंदरगाह धनुषकोडी से किसी तरह स्टीमर में सवार होकर श्रीलंका की तरफ निकल जाऊं। शुमाली हिंद की तरफ जाना मौत के चुंगल में फंसने के बराबर था। दूसरी बात यह थी कि जिस मिशन को लेकर मैं इतनी मुसीबतें झेलता जहां तक पहुंचा था वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने जान की बाजी लगाकर एटॉमिक सेंटर के ब्लूप्रिंट जलाकर राख कर दिए थे, मगर ये ऑप्शन यूं रायगा हो गया था कि इस ब्लूप्रिंट की नकलें भाभा एटॉमिक सेंटर में मौजूद थीं। मैं अपने दूसरे मिशन यानी मंडापम एटॉमिक रिएक्टर को कीमियाई बम से उड़ाने के जतन कर रहा था। तिरुचिरापल्ली एजेंट के हाथों पकड़ा गया। अब मुझे ख्याल आया कि क्यों ना श्रीलंका जाकर वहां बागियों से मदद हासिल करूं। उन दिनों लंका में तमिल आबादकारों और मकामी बाशिंदों के दरमियान लड़ाई हो रही थी और बमों के धमाके हो रहे थे। वैसे भी श्रीलंका ज्यादा करीब था। सोचा अगर मैं बागियों की मदद हासिल करने में नाकाम रहा तो वहीं से कराची रवाना हो जाऊंगा। धूप की तपिश में इजाफा होता गया। जैकेट मेरे लिए एक बोझ बन गई थी। मैंने उसे एक जगह रेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया। प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। एक जगह नारियल के दरख्त थे। 2 नारियल पड़े मिल गए। उन्हें तोड़कर पानी पिया और उनका गूदा खाया तो जान में जान आई। मैं आगे रवाना हो गया। दोपहर के बाद मुझे तरकारियों के कुछ खेत और उनके पीछे गांव की झोंपड़ियां नजर आईं। मैं खेतों से हटकर गांव से आगे निकल गया। तीसरे पहर भूख से मेरी अंतड़ियां सुकड़ना शुरू हो गईं। अब कहीं नारियल के दरख्त भी नहीं थे। छालिया और ताड़ के दरख्त ही थे। गांव से कुछ आगे देहाती लोगों की एक टोली देखी। ये लोग विष्णु देवी का पुतला उठाए नाचते गाते चले आ रहे थे। मैं उनसे कुछ फासला रखकर चलने लगा। टोली एक छोटे से मंदिर में पहुंचकर रुक गई। उन्होंने एक बड़ा पतीला खोलकर आपस में चावल बांटे और बैठकर खाने लगे। मैं रास्ता बदलकर दूसरी तरफ हुआ तो एक बूढ़े ने मुझे तमिल जबान में आवाज देकर बुलाया और कहा कि विष्णु देवी के मंदिर के पास से बगैर खाए पिए नहीं जा सकता। आओ तुम भी हमारे साथ भोजन करो। मैंने देखा कि सिवाय उस बूढ़े तमिल के जिसने अपने बालों का जूड़ा सर पर बांध रखा था और किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उसने केले के एक पत्ते पर चावल डाल दिए। इन चावलों में कोई सब्जी मिली हुई थी। मैं चावल खाने लगा। बूढ़े ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। हम तमिल जबान में बातें कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि सरकार जहाँ पानी के पंप लगाना चाहती है उसका सर्वे करने आया था कि रास्ता भूल गया। बूढ़े तमिल ने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम समर्थ शास्त्री बताया। उसने कहा कि तुम हमारे गांव में चलकर आराम करो, सुबह तुम्हें पीछे मंडापम शहर में पहुंचा देंगे। मैंने बातों ही बातों में उससे सारे इलाके का हुदूद अरबा मालूम कर लिया। पता चला कि मैं जुनूब में काफी दूर निकल आया हूँ और दरियाए गोदावरी ने खुद एक नीम दायरे की शक्ल में चक्कर काट कर मुझे जुनूब में भारत के नक्शे की तिकोन के करीब पहुंचा दिया है। वहां से धनुषकोडी 70 किलोमीटर के फासले पर थी। बूढ़े तमिल ने मुझे रात अपने गांव में ठहराया। मेरे कपड़े फट चुके थे। उसने मुझे धोती कुर्ता दिया जो मैंने तमिल लोगों के स्टाइल में पहन लिया। रात भर मैं चौकस रहा। झोंपड़ियों के आगे चारपाइयां और चटाइयां बिछी थीं जिन पर लोग सो रहे थे। पिछले पहर जाकर कहीं आंख लगी और सूरज निकलते ही उठ बैठा। फिर नहा धोकर ताजा दम हुआ तो बूढ़े तमिल ने नाश्ता दिया और फिर एक आदमी के साथ शहर की तरफ रवाना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने
ने अपने रहनुमा को ये कहकर वापस कर दिया कि अब मैं अकेला ही जाऊंगा, मुझे रास्ते का इल्म है। देहाती मेरी निगाहों से ओझल हुआ। मैं खेतों का चक्कर काटकर धनुषकोडी की बंदरगाह या कस्बे की तरफ यानी भारत की तिकोन की तरफ चल पड़ा। मेरी जेब में 60 के करीब रुपए थे, यही मेरी पूंजी थी। मेरे सामने तकरीबन 70 किलोमीटर की मुसाफत थी जो बज़ाहिर लगता था कि मुझे पैदल ही तय करना होगी, क्योंकि ये इलाका रेलवे लाइन से बहुत हटकर था। अब कहीं कहीं झोंपड़ियां नजर आ जाती थीं। 2 घंटे तक चलने के बाद मैंने एक झोंपड़ी में देखा कि छोटा सा चाय खाना बना हुआ है। यहाँ बैठकर 2 केले खाए, पानी पिया, कॉफी का कटोरा पिया और तमिल चाय वाले से पूछा कि तुम लोग धनुषकोडी कैसे जाते हो। वो बोला आगे चौपाल है, वहाँ से बैलगाड़ियां जाती हैं, कभी जाना हो तो वहीं से बैलगाड़ी पकड़ लेते हैं। चाय खाने से निकलकर मैं चौपाल की तरफ चल पड़ा। ये चौपाल छोटे से गांव के बाहर बैलगाड़ियों का एक अड्डा था। मुसाफिर यहाँ से धनुषकोडी तक आते जाते थे। मैं भी 5 रुपए किराया अदा करके दूसरे मुसाफिरों के साथ एक बैलगाड़ी में सवार हो गया और बैलगाड़ी एक कच्चे रास्ते पर रवाना हो गई। शाम तक बैलगाड़ी धनुषकोडी तक पहुंच चुकी थी और अपने अड्डे पर जाकर रुक गई। धनुषकोडी एक बड़ा कस्बा था। कुछ फासले पर बंदरगाह में खड़े हुए एक बहरी जहाज की रोशनियां अंधेरे में टिमटिमाती नजर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर तिरुचिरापल्ली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यहाँ मेरे बारे में रिपोर्ट कर दी होगी तो यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड चौकन्ना हो गए होंगे, इसलिए आबादी की तरफ जाने में खतरा था। बैलगाड़ियों के अड्डे के पहलू में एक कच्ची सड़क किसी तरफ जा रही थी। मैं बिला इरादा उस सड़क पर चल पड़ा। मेरी शेव बेतहाशा बढ़ गई थी। मैंने फैसला किया कि रास्ते में अगर कहीं किसी हजाम की दुकान नजर आए तो सबसे पहले शेव बनवाऊं। ये कच्ची सड़क आगे जाकर धनुषकोडी कस्बे के बड़े बाजार से जा मिली थी। बाजार के सिरे पर ही मातरी भंडार नामी एक औसत दर्जे का होटल था। मैंने 10 रुपए अदा करके उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में पहुंचकर मालूम हुआ कि वहाँ पहले ही एक मुसाफिर क़याम पजीर है। होटल के मुलाजिम ने बताया कि उस होटल के हर कमरे में 2-2 मुसाफिर सोते हैं। वो मुसाफिर मुझसे बातें करेगा। मालूम हुआ कि वो व्यापारी है और चीनी की कुछ बोरियां जहाज पर चढ़ाने आया है। उसने बताया कि हर रोज शाम को धनुषकोडी से एक बड़ा स्टीमर श्रीलंका जाया करता था, मगर हालात खराब होने की वजह से ये स्टीमर सर्विस बंद हो गई है। मैंने पूछा तो तुम अपना माल कैसे लेकर जाओगे? उसने मुस्कुराकर कहा स्मगल करूंगा। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा क्या तुम मुझे भी श्रीलंका स्मगल करवा दोगे? मैं बेकार हूँ, यहाँ कोई काम नहीं मिलता, सोचता हूँ कोलंबो जाकर किस्मत आजमाऊं। वो बोला लेकिन इसके लिए तो पैसे लगते हैं, कम से कम 1000 रुपया, इससे कम पर वो तैयार नहीं होगा। मैंने खुद उसे 6 बोरियों का 1000 रुपया दिया है। मैंने मायूसी से कहा मेरे पास तो सिर्फ 25-30 रुपए हैं। उसने तंजिया अंदाज में कैका लगाया और कहा फिर यहीं किसी मंदिर में बैठकर राम राम करो, श्राद्ध तो मिल ही जाया करेगा। यहाँ आकर ये एक नया मसला पैदा हो गया था। अब 1000 रुपए कहाँ से लाऊं? कहीं नौकरी करके रकम जमा करने बैठता तो कम से कम 5-6 महीने तो जरूर लग जाते, जबकि मुझे यहाँ हर पल अपने पकड़ लिए जाने का खतरा था। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। इन्हीं ख्यालों में सारी रात आंखों में कट गई। मेरे साथ वाला व्यापारी सुबह मुंह अंधेरे ही कमरे से निकल गया था। मैं होटल के अकबी हिस्से में लगी हुई टूटियों पर जाकर नहाया और होटल की दुकान से नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान भी मैं सोचता रहा। मुझे मंडापम कैंप और तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशनों के दरमियान किसी मकाम से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उस इलाके में मेरे फरार की इत्तला अभी न पहुंची हो। नाश्ते से फारिग होकर मैं किसी हजाम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ढलानी छत के एक बोसीदा से मकान के बरामदे में मुझे हजाम की एक दुकान नजर आई। मैंने शेफ बनवाई और वहां से निकलकर बंदरगाह की मुखालिफ समत में चलने लगा। मेरे जहन में कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं था, बस इस ख्याल से चल पड़ा था कि बंदरगाह के सिक्योरिटी गार्ड से जिस कदर दूर रहा जाए अच्छा है। वो एक छोटी सी पगडंडी थी जो नारियल के झुंडों के दरमियान से होकर गुजर रही थी। मैंने नीली और काली वर्दी वाले पुलिस के 3 सिपाही देखे जो एक आदमी को घसीटे हुए किसी झोंपड़ी से बाहर ला रहे थे। मैं जल्दी से एक करीबी झुंड में छुप गया। सिपाही उस आदमी को लिए हुए धनुषकोडी की आबादी की तरफ चल पड़े और मैं झुंड से निकलकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं उसी रास्ते पर सफर कर रहा हूँ जिस रास्ते से बैलगाड़ी में सवार होकर आया था। थोड़ी देर बाद मुझे धनुषकोडी से आती हुई एक बैलगाड़ी मिल गई। मैं उसमें सवार हो गया। बैलगाड़ी में कुछ मर्द और औरतें पहले से सवार थीं। उनकी आपस की गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ कि पिछले गांव में पुलिस एक ऐसे कैदी की तलाश में थी जो मंडापम जेल से फरार होकर इधर आ गया है, और ये फरार होने वाला कैदी मेरे सिवा और कौन हो सकता था। मुझे फिक्र हुई यहाँ की पुलिस को मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी थी और मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता था। दोपहर को बैलगाड़ी एक गाँव में पहुंची। वहाँ खाना वगैरह खाया। इस दौरान में 2-3 आदमियों ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं बैलगाड़ी के डंडों से टेक लगाए बैठा ऊँघने का तासुर देता रहा। खाने के बाद बैलगाड़ी का सफर फिर शुरू हो गया। मैंने अंदाजा लगाया कि बैलगाड़ी उस रास्ते पर नहीं जा रही जिस रास्ते से मैं धनुषकोडी पहुंचा था। गालिबन गांव से निकलने के बाद उसने रास्ता तब्दील कर लिया था। अब उसका रुख केरला के मगरिब की जानिब था और ये बात मेरे हक में थी। मैं खुद भी मंडापम कैंप की समत में नहीं जाना चाहता था जहाँ दुश्मन मेरी ताक में थे। थोड़ी देर बाद आसमान पर काली घटाएं छा गईं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बैलगाड़ी की बांस की छत पर तरपाल डाल दी गई और गाड़ीबान ने गाड़ी
गाड़ी एक घने दरख्त के नीचे रोक दी। आधे घंटे बाद बारिश का जोर टूटा तो फिर आगे रवाना हुए। उसके बाद जो गांव आया वहां तमाम मुसाफिर उतर कर चल पड़े और गाड़ी बान ने बैल खोल दिए। मैं भी एक तरफ रवाना हो गया। मैं किसी को ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मैं इस गाँव में अजनबी हूँ। खुदा जाने मैं कब तक यूं ही बेमकसद चलता रहा। बारिश की वजह से जमीन गीली थी, कहीं कहीं पानी भी खड़ा था, लेकिन कीचड़ ज्यादा नहीं थी क्योंकि जमीन रेतीली थी। आगे छोटी छोटी टेकरियां थी जिन पर इक्का दुक्का दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थी। मैं एक टेकरी पर पहुंचा तो सामने ही नीचे चंद झोंपड़ियां नजर आईं। इन झोंपड़ियों से जरा दूर चंद लोग लकड़ियां जमा करके एक चिता तैयार कर रहे थे। इस छोटे से गांव में गालिबन कोई मर गया था जिसे जलाने की तैयारी की जा रही थी। टीले के दाएं जानिब दरख्तों की ओट में एक खंडर नजर आ रहा था। मैं चलते चलते थक गया था। सोचा थोड़ी देर उस खंडर में बैठकर सस्ता लूं और कुछ आइंदा के बारे में सोचूं। मैं चिता तैयार करने वाले तमिल लोगों की नजरों से बचता हुआ खंडर में पहुंच गया और एक गिरी हुई दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वहां से मुझे चिता का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मैं गौर करने लगा कि आइंदा मुझे क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। ये तो तय था कि इस तरह सफर करते हुए मैं पाकिस्तान हरगिज नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से बहुत दूर था और रास्ते में बेशुमार खौफनाक जंगलात, सरबफलक पहाड़ और शोरीदा सर दरिया हायल थे जिन्हें मुझ जैसा तन्हा और बेसरो सामान शख्स उबूर करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। शहरी जरा इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहां कदम कदम पर इंडियन इंटेलिजेंस और पुलिस मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ जासूस ही नहीं बल्कि कई बड़े सरकारी अफसरों का कातिल भी बन गया था और पंजाब और यूपी में मेरी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था। मैं किसी फैसले पर न पहुंच सका और सर झटक कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद एक दहशतज़दा सी निस्वानी चीख मेरे कानों से टकराई। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी और चिता की तरफ देखता रहा। चिता तैयार हो चुकी थी और उसके करीब साधु किस्म का एक नीम उरिया शख्स बैठा था। वो तमिल जबान में कुछ अश्लोक पढ़ रहा था। उससे थोड़े फासले पर चंद लोग मुर्दे की अर्थी उठाए खड़े थे। लड़की बुरी तरह मचल रही थी, उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर अर्थी जमीन पर रखकर मुर्दे को चिता पर लेटा दिया गया और दोनों मर्द लड़की को चिता की तरफ घसीटने लगे। अचानक मेरे जहन में कौंदा सा लपका, कहीं ये लोग लड़की को मुर्दे के साथ जलाना चाहते हैं। उसी वक्त दहशतज़दा तमिल लड़की की लरजती हुई आवाज उभरी, भगवान विष्णु, मैं सती नहीं होना चाहती, मुझे बचा लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की मरने वाले की बीवी थी और गांव वाले उसे शौहर की लाश के साथ जलाना चाहते थे। ये इंतहाई इंसानियत सोज और बहीमाना रस्म हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में अभी तक राइज थी। अपनी जान बचाने के लिए वो बेवा लड़की जिस तरह जिद्दोजहद और फरियाद कर रही थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया कि उस बदनसीब लड़की को सती की रस्म की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया। साधु समेत वो 8 आदमी थे, मगर सब के सब दुबले पतले और कमजोर से, जैसा कि वो लोग होते हैं। फिर भी मैं तन्हा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। खुश्क लकड़ियों पर घी या तेल डालकर चिता को आग लगा दी गई और संगदिल गांव वाले लड़की को भड़कते हुए शोलों की तरफ धकेलने लगे। मेरे अंदर जैसे बिजली सी कड़की और मैं उछलकर चिता की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे अपनी तरफ भागते आता देखकर वो लोग एक पल के लिए रुक गए। मैंने सबसे पहले उन दोनों पर हमला किया जो लड़की को चिता की तरफ घसीट रहे थे। मैं न सिर्फ उनसे ताकतवर था बल्कि एक तरबियत याफ्ता लड़ाका भी था। मैंने एक तमिल पर छलांग लगाई और दाहिनी कोहनी मारकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और दूसरे को गर्दन से दबोच दिया। इसी असना में 2 आदमी मुझ पर हमलावर हुए। मैंने एक के पेट में लात रसीद की और दूसरे को सर से बुलंद करके उन 3 आदमियों पर फेंक दिया जो एक साथ मेरी तरफ झपट रहे थे। वो चारों आपस में उलझ पड़े। मैं दौड़कर चिता के चबूतरे पर चढ़ गया। अश्लोक पढ़ने वाला साधु खौफजदा होकर भाग खड़ा हुआ। मैंने जलती हुई एक लकड़ी उठाई और उन पर हमला कर दिया। वो लोग पहले ही मेरी ताकत के मुजाहिरे से खौफजदा थे। अब जो मैं जलती हुई लकड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ा तो वो भी मुड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़े। मैंने लकड़ी फेंक दी। इस अरसे के दौरान में वो बेवा तमिल लड़की सुकड़ी सिमटी एक तरफ खड़ी रही। मैंने झपट कर उसका बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ घसीटते हुए तमिल जबान में कहा, जल्दी से भाग चलो, वो लोग वापस आ जाएंगे। वो तो पहले से तैयार थी। हम दोनों ने टेकरी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। टेकरी के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद लड़की रुक गई और मेरा हाथ खींचकर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वहां उस तरफ चलो। मैं उसके बताए हुए रास्ते पर दौड़ने लगा। लड़की मेरे आगे आगे दौड़ रही थी। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 19-20 साल की थी। सती करने से पहले उसके माथे पर केसर लगाया गया था। उसने काले रंग की एक साड़ी सी बांध रखी थी जिसका बॉर्डर सुर्ख था। मैंने दौड़ने के दौरान ही उसका मुकम्मल जायजा लिया। लड़की मुझे एक खास समत में लिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद हमें अपने अकब में हल्का हल्का शोर सुनाई दिया। तमिल लड़की ने घबराकर पीछे देखा और अपनी रफ्तार तेज कर दी।
मैंने दौड़ते दौड़ते तमिल जबान में पूछा कि वो कहाँ ले जा रही है। वो फूली हुई सांसों के दरमियान बोली, आगे कोटापम है। तमिल जबान में कोटापम उन कदीम गुफाओं और खंडरों को कहा जाता है जहाँ पुराने राजाओं के जमाने में वश कन्याओं को रखा जाता था और देवदासी किस्म की उन हसीन लड़कियों की परवरिश सांप के जहर पर की जाती थी। तमिलनाडु में ऐसी गुफाएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन वश कन्याओं को पालने का रिवाज खत्म हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तमिल लड़की इन गुफाओं की तरफ क्यों जा रही है, जबकि हमारे दुश्मन हमें वहाँ आसानी से घेर कर पकड़ सकते हैं। सामने ही दरख्तों के दरमियान एक कोटापम नजर आ गई। तमिल लड़की मेरा हाथ पकड़कर उसकी तरफ लपकी। हमारे पीछे देहातियों का शोर बढ़ता जा रहा था। लड़की मुझे लिए हुए कोटापम की एक तारीख खो में दाखिल हो गई। ये खो कभी उस गुफा का दरवाजा रहा होगा, लेकिन अब उसकी दहलीज जमीन में धंस चुकी थी और दरवाजे की जगह एक मेहराबी सुराख बाकी रह गया था। अंदर घुप अंधेरा था। लड़की मेरा हाथ थामे हुए तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि रास्ता हमवार है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि दौड़ते हुए मुझे ढलान सी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहा, ये तुमने क्या बेवकूफी की है, वो लोग हमें पकड़ लेंगे यहाँ। वो हामते हुए बोली, चले आओ। वो कोटापम में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते। इन गुफाओं के राज सिर्फ हमारे खानदान में सीना बसीना चले आ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़की की रफ्तार कम हो गई। मैंने महसूस किया कि अब वो गिन गिन कर कदम उठा रही है। देहाती गुफा के धाने पर पहुंच गए थे और चीख चीख कर हमें बाहर आने का हुक्म दे रहे थे, लेकिन अंदर कोई नहीं आ रहा था। तब तमिल लड़की ने बताया कि इन गुफाओं के खुफिया रास्ते सिर्फ हमारे नाग देवता की पूजा करने वाले खानदान को ही मालूम है। अगर कोई दूसरा इन गुफाओं में दाखिल हो जाए तो भटक जाएगा और तमाम जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेगा। गांव के लोग धाने पर ही खड़े धमकियां दे रहे थे कि बाहर निकल आओ, वरना गुफा में आग लगाकर धुआं भर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।